मैं अक्सर सोचता हूँ कि रूस का शासक, फिर चाहे वो ज़ार हो, लेनिन हो या फिर आज के व्लादिमीर, अक्सर इन्होंने एक सपना ज़रूर देखा होगा। सपना ये कि अगर रूस की सीमा हिमालय जैसी किसी विस्तृत और ऊंची पर्वत श्रृंखला की प्राकृतिक बाड़बंदी से सुरक्षित होती तो कोर्स ऑफ हिस्ट्री शायद कुछ और ही होता। न रूस सदी भर के यूरोपीय युद्धों का हिस्सा होता, न शायद कोई शीत युद्ध होता, न शायद एंग्लो अफगान वॉर होते, न शायद अलकायदा होता, न शायद नाटो होता, और ना ही शायद हालिया यूक्रेन का युद्ध। कुछ ऐसे ही जैसे कि भारत को प्रकृति ने 3 तरफ से प्रहरी दिए थे, लेकिन चौथा यानी उत्तर पश्चिम की दिशा कि भूगोल ने इसकी नियति तय कर दी। इसकी वजह से भारत हमेशा एक साथ संघर्ष और समागम का साक्षी रहा। जब भी संस्कृति की स्लेट पर 2 और 2 को जोड़ा गया, बाहरी दुनिया के कारण इसका जोड़ हमेशा 5 ही आया। लेकिन एक बात यह कि ये नियम समाज ने बनाए थे और समाज हमेशा गतिशील होता है, इसलिए अगले लगभग 3500 वर्षों तक जातियाँ मौके देखकर बदलती भी रहीं, और जब वो नहीं भी बदली तो बदलने की कम से कम गुंजाइश रही, जब तक कि अंग्रेज़ नहीं आए और जाति समाज से हटकर प्रशासन का हिस्सा नहीं बन गई। और प्रशासन हमेशा वर्चस्वशालियों का होता है। नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ और आज की किताब है द कास्ट कॉन्सेंसस। इसे लिखा है आनंद तेलतुंबड़े जी ने और इसे छापा है नव्यान बुक्स ने। भारत का सामाजिक इतिहास यहाँ किसी एक सीधी और पवित्र सनातन रेखा की तरह नहीं चलता, बल्कि हज़ारों साल से फैला हुआ एक उलझा हुआ, असमान और कई बार हिंसक रूपांतरण दिखाता है, जिससे अलग अलग नस्लीय, भाषाई और सांस्कृतिक समुदाय धीरे धीरे उस ढांचे में ढलते गए जिसे आज हम जाति व्यवस्था के रूप में पहचानते हैं। शुरुआती समय में ये भूभाग हड़प्पा के बाद के कृषक नगरों, दक्षिण और मध्य भारत के शिकारी और संग्राहक समूहों और पूर्वोत्तर के ऑस्ट्रो एशियाटिक समुदाय और अनेक आदिवासी समाजों से बना था। इन समाजों के भीतर भेद तो थे, पर ये आज की तरह स्थायी जन्म आधारित ऊंच नीच नहीं थे। भेद ज़्यादातर पर्यावरण, पेशे, टोलों और कबीलियाई पहचान और वंश समूह पर टिके थे। विवाह के नियम अपेक्षाकृत लचीले थे और जन्म के आधार पर कठोर और आजीवन पदानुक्रम अभी पूरी तरह से नहीं बना था। इसी विविध संसार के बीच लगभग 2000 वर्ष ईसा पूर्व के आसपास मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्रों से पशुपालक समूहों का आगमन होता है। उनकी भाषा, युद्ध, अनुशासन, पितृसत्तात्मक परिवार और यज्ञ केंद्रित आस्था मिलकर जो परंपरा बनती है, हम उसे वैदिक आर्य परंपरा कहते हैं। ऋग्वैदिक समाज में उस समय जाति जैसे कठोर ढांचा नहीं था। फर्क तो थे, लेकिन वो पेशे, सैन्य शक्तियों, यज्ञ में भागीदारी, कुल प्रतिष्ठा और संसाधनों की पकड़ पर ज़्यादा आधारित थे। बाद के काल में पुरुष सूक्त जैसे अंश 4 वर्णों का एक सैद्धांतिक चित्र खींचते हैं, जिसे पुरोहित परंपरा ने धीरे धीरे सामाजिक सत्य के रूप में स्थापित करने की कोशिश की। पर ये चित्र वास्तविक समाज से काफ़ी दूर थे। ज़मीन पर स्थानीय समुदाय और वैदिक समूह लंबे समय तक साथ रहते, लड़ते, आपस में विवाह करते, एक दूसरे पर प्रभुत्व जमाते और पीछे हटते रहे। इन्हीं मिश्रणों, संघर्षों और समझौतों के भीतर से जाति व्यवस्था की नींव तैयार हुई। ये रूपांतरण केवल धर्म के प्रभाव से नहीं हुआ, इसके केंद्र में अर्थव्यवस्था और सत्ता की ज़रूरतें थीं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब महाजनपद और शुरुआती राज्य उभरने लगे थे, तो कृषि और लगान पर आधारित शासन को स्थिर राजस्व, वंशानुगत श्रम और अनुशासित समाज की ज़रूरत होती है। पुरोहित वर्ग ने इसे एक अवसर की तरह पकड़ा। शुद्ध और अशुद्ध, ऊंचा और नीचा, पवित्र और अपवित्र, कर्म और पुनर्जन्म जैसी अवधारणाओं के सहारे श्रम विभाजन और जन्म आधारित दर्जे को नैतिक धार्मिक स्वरूप दिया। असमानता अब किसी ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम नहीं, बल्कि सृष्टि का नियम घोषित की जाती है। स्थानीय समुदाय को क्रमशः शूद्र, अतिशूद्र, दासी, दास्यो, दास और अस्पृश्य जैसी श्रेणियों में समेटा जाता है। जो समुदाय लंबे समय तक नियंत्रण से बाहर रहते हैं और जो ब्राह्मणिक तंत्र के अधीन नहीं आते, उन्हें मलेच्छ, अरण्यवासी या अवर्ण कहकर सामाजिक ढांचे के बाहर धकेला जाता है। हाल के आनुवंशिक अध्ययन बताते हैं कि पहली सदी ईसा पूर्व तक पूरे उपमहाद्वीप में व्यापक आनुवंशिक मेलजोल चलता रहा, यानी अलग अलग समूहों के बीच विवाह और रक्त संबंध आम थे। बाद के समय में
विशेषकर स्त्रियों की गतिशीलता और अंतर्वर्णीय विवाह पर नियंत्रण तीव्र होता गया और जातीय सीमाएं ज़्यादा कठोर हो जाती हैं। स्टेपी क्षेत्र से आए मध्य एशियाई मूल के जिन समूहों को हम आज आर्य कहते हैं, उनके आनुवांशिक चिन्ह आज भी तुलनात्मक रूप से ऊंची जातियों में ज़्यादा मिलते हैं। ये बात वैदिक ब्राह्मणिक वर्चस्व और ऊंची जाति सत्ता संरचनाओं के बीच गहरे ऐतिहासिक संबंधों की ओर संकेत करती है। भाषा विज्ञान और पुरातत्व भी यही दिखाते हैं कि वैदिक संस्कृति अचानक थोपी गई भाषा नहीं थी, बल्कि लंबे समय में स्थानीय भाषाओं में चढ़ती हुई और अनुष्ठानों के जरिए प्रतिष्ठा अर्जित करती हुई एक प्रभुत्वशाली सांस्कृतिक भाषा बनी। ब्राह्मण धर्म का फैलाव केवल धार्मिक परिवर्तन की कहानी नहीं, ये शासन और प्रशासन की तकनीक की कहानी भी है। स्थानीय ग्राम देवताओं को शिव, विष्णु, देवी जैसे बड़े देवताओं के रूप में पुनर्व्याख्यायित करना, जनजातीय पुरोहितों की जगह ब्राह्मण पुरोहितों को बैठाना, विवाह, भूमिदान और राज्य अनुष्ठानों से लेकर रोज़मर्रा की जीवन घटनाओं तक संस्कृत आधारित कर्मकांडों को अनिवार्य बनाना, इन सब ने मिलकर एक ऐसा वैचारिक और संस्थागत तंत्र बनाया जो विविध सामाजिक ग्रुपों के ऊपर एक एकीकृत परंतु श्रेणीबद्ध संरचना थोपता था। एम.एन. श्रीनिवासन की भाषा में संस्कृतिकरण की प्रक्रिया यहाँ महत्वपूर्ण हो जाती है, जिसमें निम्न या मध्य स्तर की जातियाँ भोजन, पहनावा, विवाह, दान और पूजा पद्धतियों में ब्राह्मणिक रीति अपनाकर अपने दर्जे को थोड़ा ऊंचा करने की कोशिश करती हैं। इस सीमित उन्नति की संभावना ही ब्राह्मणिक श्रेष्ठता की समग्र स्वीकारता को और गहरा करती है। जेराल्ड बार्डमैन ने इसी को कास्ट एज द कंसेंशुअल हायरार्की कहा, यानी एक ऐसी सीढ़ी जिसे केवल ऊपर वाले ही नहीं बल्कि नीचे वाले भी किसी न किसी रूप में स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें ये विश्वास दिलाया जाता है कि यही स्वाभाविक नियति और धर्म है। फिर भी ये प्रक्रिया कभी पूरी तरह से सर्व स्वीकृत या फिर वाइडली एक्सेप्टेड नहीं हुई। अनेक आदिवासी समूह ने ब्राह्मणिक तंत्र में विलय से इनकार कर दिया और अपनी पृथक धार्मिक और सांस्कृतिक संसार को सुरक्षित रखने की कोशिश की। समायोजन और प्रतिरोध दोनों एक साथ चलते रहे और इसी द्वंद्व से बाद की सदियों में गैर ब्राह्मण आंदोलन, पिछड़ा वर्ग की राजनीति और दलित बहुजन प्रतिरोध की ज़मीन तैयार होती है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में शमन परंपराओं का उदय इसी ब्राह्मणिक वर्चस्व के विरुद्ध एक दार्शनिक प्रतिक्रिया के रूप में दिखाई देता है। बौद्ध और जैन परंपराएं वेदों की अपौरुषेयता, यज्ञ और पशु बलि और जन्म आधारित पुरोहितों के अधिकार पर सीधी चोट करती हैं। बौद्ध धर्म के अनात्म, दुख, धम्म और जैन धर्म के अहिंसा और तपस्या जैसे विचार कर्म और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति पर केंद्रित नैतिक दृष्टियाँ थे। संघ और मठों में अपेक्षाकृत समानता के तत्व दिखाई देते हैं, पर गांव का जातिगत ढांचा काफ़ी हद तक जस का तस बना रहता है। जब गुप्त काल के आसपास ब्राह्मणवाद को राजकीय संरक्षण फिर से मिलता है, भूमिदान, पुरोहितीय विशेषाधिकार और धर्मशास्त्रों के संहिताकरण के साथ वो एक सुगठित राज्य समर्थित वैचारिक तंत्र के रूप में उभरता है। अब जाति भारतीय समाज की रीढ़ बन जाती है। सामाजिक व्यवस्था का मूल नियम, आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण का माध्यम, राजनीति निष्ठा की नींव और धार्मिक नैतिकता का तर्क सब एक साथ जाति के माध्यम से संचालित होने लगते हैं। इसी पृष्ठभूमि में लेखक बौद्ध धर्म के पतन को भी देखते हैं। पारंपरिक व्याख्याएं इसे केवल राजकीय संरक्षण के खत्म होने, खून और तुर्क आक्रमणों और बिहारों के भीतर अनुशासनहीनता से जोड़ती रही हैं। लेकिन हाल के शोध और बौद्ध स्रोतों से ये स्पष्ट होता है कि इसके पीछे ब्राह्मणिक परंपरा का लंबा वैचारिक और संस्थागत आक्रमण भी था। अभिलेखों और पुराणों में बौद्धों को असुर कहना, अनेक बिहारों को तोड़कर या मूर्तियां बदलकर मंदिरों में बदल देना, शैव मंदिरों में बुद्ध प्रतिमाओं का अपमानजनक उपयोग, ये सब साधारण धार्मिक प्रतियोगिता नहीं बल्कि संगठित वैर का हिस्सा था। कुमारिल भट्ट और आदि शंकराचार्य जैसी परंपराएं केवल बौद्ध दर्शन को तर्क से खारिज नहीं करती, बल्कि कई स्थानों पर बहस हारने वाले बौद्ध संघों की भूमि और संपत्ति पर हक जताने की पद्धति भी विकसित करती हैं। तिब्बती और मंगोल स्रोतों, विशेषकर तारनाथ की रचनाओं में ऐसे प्रसंग बार बार दर्ज हैं। आर्नल्ड ट्वेन भी इसे दार्शनिक लूट कहते हैं कि बौद्ध विचार और प्रतीकों को धीरे धीरे ब्राह्मण धर्म ने आत्मसात कर लिया, जबकि बौद्ध संस्थाएं नष्ट कर दी गईं। चीनी यात्रियों के वृतांत बताते हैं कि मेहरगोल जैसे हूण शासक और बाद के राजनीतिक संकटों ने बिहारों को भारी नुकसान पहुंचाया।
पर पाल राजाओं के संरक्षण में नालंदा जैसे महाकेंद्र फिर भी जीवित बने रहे। निर्णायक समस्या ये रही कि इन संस्थाओं के पीछे इतना व्यापक सामाजिक आधार नहीं था जो राजनीतिक परिवर्तन के बावजूद उन्हें संभाल कर रख सके। जैसे ही सत्ता बदली वे फिर असुरक्षित हो गए। इसी बीच ब्राह्मणिक संरचना ने अस्पृश्यता को और कठोर रूप में संस्थागत कर दिया। आदि शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत आध्यात्मिक स्तर पर सर्वात्मवाद का अत्यंत ऊंचा दर्शन है, लेकिन सामाजिक स्तर पर वह वर्ण व्यवस्था और स्वधर्म सिद्धांत को चुनौती नहीं देता। प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य उसकी जाति से परिभाषित माना जाता है। धर्मशास्त्रों और पुराणों में पुनर्संहिताकरण के साथ दलित और अन्य बहिष्कृत समूह को न केवल मंदिरों और यज्ञों से बल्कि पानी, बस्ती, शिक्षा और रोज़ी के अनेक क्षेत्रों से भी अलग कर दिया गया। जब बौद्ध और जैन विकल्प कमज़ोर पड़ते हैं तब ब्राह्मणिक व्यवस्था लगभग बिना किसी प्रभावी प्रतिद्वंदी के पूरे समाज पर छा जाती है। इस्लामी शासन के आगमन पर यह पहले से जमा हुआ और कठोर जातिगत अनुशासन ये नए सत्ता के ढांचे से टकराता है। दिल्ली सल्तनत और मुगल काल की राजनीतिक अर्थव्यवस्था को कई इतिहासकार उन्नत सामंतवादी ढांचे के रूप में समझते हैं। एकता और जागीर व्यवस्थाओं के माध्यम से भूमि की सार्वभौमिक मालिकाना हक राज्य के पास रहता है, पर लगान वसूलने का अधिकार सैन्य या फिर प्रशासकीय वफादारी के बदले अमीरों और स्थानीय मध्यस्थों को दिया जाता है। इससे एक और कृषि अधिशेष का केंद्रीकृत संग्रह संभव हो सकता था और दूसरी ओर निम्न जाति कृषकों और भूमिहीन खेतों मजदूरों पर आर्थिक बोझ पड़ता था। दिल्ली, लाहौर, आगरा, अहमदाबाद और हैदराबाद जैसे शहर तेज़ी से बढ़ते हैं। कपड़ा, धातु शिल्प और शहरी कारीगरी में ये नए अवसर बनते हैं, जहां गांव से निकलकर निम्न जाति के समूह सीमित गतिशीलता हासिल करते हैं। बुनकर, मूंजी, दर्जी जैसी जातियां शहरों में कारीगर संघों का हिस्सा बनती हैं। नए संरक्षण संबंध बनते हैं, पर पूंजी और निर्णय शक्ति ज़्यादातर ऊंची जातियों के हाथ में ही रहते हैं। सूरत, खंबात, मछलीपट्टनम जैसे बंदरगाह वैश्विक व्यापार से जुड़ते हैं, पर समुद्री व्यापार की कमान अक्सर अग्रणी वैश्य या फिर विदेशी व्यापारी समुदायों के पास रहती हैं। निम्न जातियाँ सहायक श्रम और कारीगरी तक सीमित रहती हैं। इस्लामी शासन का जाति पर प्रभाव इसलिए दुविधापूर्ण है कि इसका मुख्य लक्ष्य राजस्व और स्थिरता था, समाज सुधार नहीं। शासकों ने प्रायः ब्राह्मण, राजपूत और अन्य ऊंची जाति जमींदारों को राजस्व और मध्यस्थता के काम में शामिल रखा और मंदिरों पर उन्हें कर की छूट, भूदान और स्थानीय वर्चस्व जैसी सुविधाएं दीं। दलित विरोधी या अस्पृश्यता की प्रथाओं को बदलने की कोशिश करने के बजाय उन्होंने उन्हें प्रशासनिक ढांचे में समायोजित कर लिया। परिणाम ये हुआ कि ब्राह्मणिक सामाजिक व्यवस्था न केवल बची रही बल्कि अब उसे इस्लामी राज्य के साथ सहजीवी वैधता भी मिल गई। इसी परिदृश्य में निम्न जातियों के लिए इस्लाम एक वैकल्पिक सभ्यतागत विकल्प के रूप में दिखता है। यहाँ आदर्श रूप में सभी मुसलमान बराबर माने जाते हैं और जन्म आधारित छुआछूत का धार्मिक सिद्धांत भी नहीं है। बुनकर, चर्मकार और श्रम करने वाली कई जातियों के लिए इस्लाम ग्रहण करना ब्राह्मणिक अपवित्रता और छुआछूत से आंशिक मुक्ति का रास्ता बना। स्वामी विवेकानंद की टिप्पणी कि हिंदू समाज का लगभग 5वां हिस्सा इस तरह इस्लाम में चला गया, इसी पृष्ठभूमि की ओर इशारा करता है। हालांकि व्यवहार में मुस्लिम समाज के भीतर भी अशराफ, अजलाफ जैसी श्रेणियां बनी जो ब्राह्मणिक वर्ण अनुक्रम की छाया लगती हैं, फिर भी वहाँ जाति आधारित अपमान को धार्मिक सिद्धांत से पवित्र बनाने की प्रक्रिया उतनी गहरी नहीं थी। इससे दलित मूल के मुस्लिम समुदाय के लिए आत्मसम्मान और संगठन की कुछ अतिरिक्त संभावनाएं बची रहीं। इसी समय भक्ति और सूफी परंपराएं भी उभरती हैं। कबीर, रैदास, तुकाराम जैसे संत और सूफी दरगाहों की परंपरा जाति, वर्ण और पुरोहितवाद की तीखी आलोचना करती हैं और ईश्वर तक सीधी पहुंच और व्यक्तिगत भक्ति का रास्ता भी खोलती हैं। दलित और निम्न जाति समूह इन धाराओं में अपने दुख और आकांक्षाओं की प्रतिध्वनि देखते हैं, लेकिन समय बीतने के साथ कई भक्ति संप्रदाय और मठ स्वयं जाति आधारित तंत्र में बन गए। उनके केंद्र उच्च जाति नेतृत्व के अधीन चले गए और सूफी खानका भी भूमि और श्रम संबंधों की असमानताओं को बुनियादी चुनौती नहीं दे सके।
युद्ध और सैनिक भर्ती में महार, मांग, चमार जैसे समुदाय की महत्वपूर्ण भागीदारी के बावजूद उनकी सामाजिक स्थिति में स्थायी परिवर्तन नहीं आता। वे ही अपना रक्त भी बहाते हैं, पर जाति की सीढ़ी में उनकी जगह वही बनी रहती है। किताब इस लंबी मध्यकालीन कहानी को इस निष्कर्ष की ओर लेकर जाती है कि शमन परंपराओं की उठान हो या पतन, इस्लामी शासन का आना हो या भक्ति और सूफी आंदोलन की लहर, हर चरण में जाति अपने को नए सांचे में ढालकर बचाए रखती है। कभी ब्राह्मण धर्म के भीतर धर्म सिद्ध सत्य के रूप में, कभी उन्नत सामंती प्रशासन की तकनीकी के रूप में, कभी इस्लाम और भक्ति संसार के भीतर बसी हुई वास्तविक सीमा के रूप में। दरअसल यही वो कास्ट कंसेंशुअल स्थिति है जिसके ऊपर से नीचे तक समाज के बड़े हिस्से के ये मान लेते हैं कि वे व्यवस्था अन्यायी हो सकती है, पर स्वाभाविक और अपरिहार्य भी है। 1857 से पहले की दुनिया में जाति फिर भी अखिल भारतीय एक रेखीय और एक समान व्यवस्था नहीं थी। अलग अलग क्षेत्रों में जाति का संयोजन अलग तरह से होता था और स्थानीय अर्थव्यवस्था, शक्ति संरचना और पर्यावरण के अनुसार उसका रूप बदलता रहता था। कोई एक कानून पूरे उपमहाद्वीप पर समान रूप से लागू नहीं था। गांव, राजघराने, जनजातीय परिषद, मंदिर और मठ मिलकर अपने अपने स्तर पर ये व्यवस्था तय करते थे। जातियों के भीतर भी आंतरिक पदानुक्रम थे, जिनमें जमींदारों के गुट भूमिहीन उपसमूहों पर प्रभुत्व रखते थे। निकोलस बी डक्स और एस कोहन जैसे विद्वान इस पूर्व औपनिवेशिक जाति को केवल धार्मिक अनुक्रम नहीं बल्कि राजनीतिक और आर्थिक संगठन की तकनीक के रूप में पढ़ते हैं। एमएन श्रीनिवासन की भाषा में संस्कृतिकरण यानी कि अपने से ऊंची जाति की संस्कृति के प्रति आकर्षण, युद्ध में वीरता, मंदिर निर्माण, राज्य सत्ता से गठजोड़ के जरिए जाति समूह अपना दर्जा बदलने की कोशिश करते थे। मराठों और बेलारों का उठना इसी दीर्घकालिक गतिशीलता के उदाहरण हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी इसी गतिशीलता और बहुस्तरीय वास्तविकता में प्रवेश करती है। शुरुआती दौर में उसके लिए जाति का प्रश्न मूलतः उपयोगिता का प्रश्न था। सेना और प्रशासन में जहां सुविधा हो वहां जाति नियमों को ढीला कर दिया जाता था, पर कुल मिलाकर जाति को बदलने की जगह साधन के रूप में देखा जाता था। पहली बार अस्पृश्य और निम्न जाति समुदायों को नियमित वेतन, शहरों में रहने और कुछ सीमित पदोन्नति के अवसर मिलते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के पिता रामजी सकपाल जैसे लोग सेना में सूबेदार मेजर तक पहुंचते हैं, जो किसी भारतीय के लिए एक ऊंचा दर्जा था। ये अनुभव इन समुदायों के भीतर आत्मसम्मान और शुरुआती राजनीतिक चेतना का स्रोत बनता है। दूसरी तरफ कंपनी ब्राह्मणों और अशराफ मुसलमानों को अदालत, कचहरी, भाषा विद्यालय और कानून सलाहकार की भूमिका में प्राथमिकता देती है, क्योंकि वही संस्कृत और फारसी के जानकार भी हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज जैसे संस्थान उन्हें बाहरी वेतन पर नियुक्त करते हैं। मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद और धर्मशास्त्र आधारित व्यक्तिगत कानून जाति को आधुनिक प्रशासन का मुख्य संदर्भ बना देते हैं। सती निषेध, उच्च जाति की स्त्रियों की शिक्षा, हिंदू कॉलेज और बेथ्यून कॉलेज जैसे सुधार सीमित दायरे में और मुख्यतः अभिजात समूह के भीतर ही रहते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में सबको अवसर देने की घोषणाएं ज़मीनी स्तर पर खोखली साबित होती हैं। दलित बच्चों को बरामदे या कमरों के कोनों में अलग बैठाने के लिए मजबूर करना, कई जगह अलग स्कूल खोलना, ये सब बराबरी के नाम पर अलगाव को संस्थागत करता है। महाड़ के चबदार तालाब पर डॉक्टर अंबेडकर संघर्ष इसी अंतर को उजागर करता है कि कागज़ पर अधिकार और ज़मीन पर जाति की दीवारें कितनी अलग दुनिया बनाती हैं। औपनिवेशिक राज्य जाति को एक नई भाषा में बदलने लगता है। व्यक्तिगत कानूनों के लिए धर्मशास्त्रों पर भरोसा, राजस्व और भूमि के रिकॉर्ड में जाति का उल्लेख और फिर जनगणना के माध्यम से पूरे समाज को स्थिर श्रेणियों में बांधने की कोशिश, इन सब ने जाति को नौकरशाही की भाषा का हिस्सा बना दिया। निकोलस बी डक जब इसे इन्वेंशन ऑफ कास्ट की बात करते हैं तो उनका आशय ये नहीं कि जाति पहले नहीं थी, बल्कि ये कि आधुनिक औपनिवेशिक राज्य ने पहली बार इस पूरे उपमहाद्वीप पर एक समान, प्रामाणिक और स्वाभाविक सामाजिक श्रेणी की तरह इसे परिभाषित किया। क्रिस्टोफर वाइली और अन्य इतिहासकार दिखाते हैं कि जाति पहचान अब केवल गांव की रोज़मर्रा की बातचीत और रीतियों का हिस्सा नहीं रहे, बल्कि अदालत, फाइल, जनगणना और चुनाव की इकाई भी बन गई।
1857 के विद्रोह ने इस प्रक्रिया को निर्णायक मोड़ दिया। बंगाल आर्मी में ब्राह्मण और राजपूत प्रभुत्व, उनके लिए अलग रसोई और पानी जैसे जाति विशेष अधिकार, और फिर कंपनी द्वारा समुद्र पार तैनाती, साझा भोजनालय और अस्पृश्य सैनिकों की भर्ती जैसे कास्ट बाइंड नियम, इन सब ने ऊंची जाति सिपाहियों के लिए गहरा संकट पैदा कर दिया। विद्रोह केवल कारतूस, वेतन और रियासतों के विलय नहीं था, बल्कि जाति सत्ताक्रम में पड़ती दरार का विद्रोह भी था। इसके बाद क्राउन ने सेना को मार्शल रेस सिद्धांत के आधार पर पुनर्गठित किया। विद्रोही जातियों और कई दलित समूहों को सीमित भूमिकाओं तक बांध दिया गया और जाति को नस्लीय क्षमता के साथ जोड़ने की औपनिवेशिक कल्पना मजबूत की गई। 1858 की महारानी की उद्घोषणा ने सामाजिक परंपराओं में हस्तक्षेप न करने का वादा करके कंपनी के आधे अधूरे सुधारवाद से भी पीछे हटने का संकेत दिया। अब जाति को तोड़ने की बजाय उसे स्थिर और प्रशासन अनुकूल संरचना में बदलना औपनिवेशिक नीति के केंद्र में आ गए। लेखक इस क्षण को कास्ट कंसेंशुअल व्यवस्था की पूर्ण पीठिका मानते हैं, जहां राज्य, समाज और ऊंची जातियों की एक अनकही सहमति सी बनने लगती है। इसी पृष्ठभूमि पर वह जाति के 3 चरणों की बात करते हैं। पहला चरण वो है जिसे हम प्राचीन या फिर पारंपरिक जाति व्यवस्था कहते हैं। ये एक हद तक लचीली थी और स्थानीय समाज तथा उत्पादन संबंधों के हिसाब से अपने रूप बदलती रहती थी, लेकिन इसके केंद्र में ऊंच और नीच का भेदभाव हमेशा बना रहा। कर्म, शुद्धता और अशुद्धता की अवधारणाएं इस भेद को वैधता देती थी। मुस्लिम शासन और 1857 तक ये ढांचा बिना किसी बड़े रिफॉर्म के जारी रहा। ये वो समय था जब जाति मुख्यतः सामाजिक और धार्मिक संरचना के रूप में काम कर रही थी और राज्य की औपचारिक भाषा तथा कानून की श्रेणियों में उसकी पकड़ उतनी कठोर नहीं थी। दूसरा चरण ब्रिटिश उपनिवेशवाद के साथ शुरू होता है, जब जाति पहली बार संगठित प्रशासनिक तकनीक के रूप में सामने आती है। जनगणना, कानूनों का कोडिफिकेशन और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की नई श्रेणियाँ इस प्रक्रिया के मुख्य औजार बनती हैं। औपनिवेशिक राज्य के लिए भारतीय समाज को समझने का अर्थ था उसे गिने जा सकने वाली वर्गीकृत और नियंत्रित श्रेणियों में बदलना। जाति इसके लिए सबसे तैयार ढांचा थी, जिसे राज्य ने अपने हिसाब से पुनर्गठित किया। इसी समय औपनिवेशिक जाति का जन्म होता है, जो केवल सामाजिक व्यवहार की व्यवस्था नहीं बल्कि फाइलों, फॉर्मों और सूचियों में दर्ज कठोर प्रशासनिक पहचान बन जाती है। मौलवी मिंटो सुधार के दौर में मुस्लिम लीग की मांगें, आगा खान का प्रतिनिधिमंडल और अलग निर्वाचन क्षेत्र की राजनीति इसी प्रक्रिया से जुड़ती है। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग के साथ साथ अछूतों और आदिवासियों को हिंदू धर्म से अलग दिखाने का सुझाव दिया, ताकि सांख्यिकी रूप से हिंदुओं की संख्या कम हो और मुस्लिम प्रतिनिधित्व की दलील मजबूत हो। 1910 की जनगणना में हिंदू धर्म को 3 वर्गों में बांटना, हिंदू, एनिमिस्ट और ट्राइबल्स एंड डिप्रेस्ड क्लास, इसी राजनीतिक गणित का हिस्सा था। यहाँ से अछूत पहली बार केवल सामाजिक रूप से बहिष्कृत नहीं बल्कि अलग प्रशासनिक समुदाय की तरह राज्य की आंखों में दिखने लगे, और डॉक्टर अंबेडकर 1911 के इन्हीं आंकड़ों के आधार पर बम्बई परिषद में अलग सीटों की मांग रख पाते हैं। तीसरा निर्णायक मोड़ 1935 के भारत सरकार अधिनियम के साथ आता है। अब तक जाति को जनगणना और प्रतिनिधित्व की भाषा की पहचान दी जा चुकी थी, लेकिन इस अधिनियम ने उसे विधिक संस्थागत आधार दे दिया। डिप्रेस्ड क्लास की एक अलग सूची बनाई गई, जो बाद में संविधान में अनुसूचित जातियों के रूप में कायम रही और आगे चलकर अन्य पिछड़ा वर्ग जैसी श्रेणियों के लिए एक रोल मॉडल बनी। 1932 के कम्युनल अवार्ड ने अलग प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को और भी विस्तृत किया। मुसलमानों के साथ साथ अछूतों, सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियनों और यूरोपीय और आदिवासियों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की घोषणा हुई। इसके लिए सर्वे और सूचीकरण का बड़ा अभियान चला, जिसमें अछूत जातियों को शेड्यूल में दर्ज किया गया। एक अर्थ में यह पूरा काम जाति को धार्मिक और सांस्कृतिक प्रश्न से हटाकर प्रशासनिक तकनीक में बदलने की शुरुआत थी। अब जाति केवल गांव के रिश्तों में नहीं बल्कि सरकारी रजिस्टरों में भी मौजूद थी। इसी दौर में अंबेडकर और गांधी के बीच प्रतिनिधित्व को लेकर जो टकराव हुआ, लेखक उसे बहुत अहम मानते हैं। गांधी के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट क्षेत्र हिंदू एकता के लिए घातक था। उन्हें लगता था कि यदि अछूत एक स्वतंत्र राजनीतिक इकाई के रूप में संगठित हो गए तो हिंदू समाज की आंतरिक सुधार प्रक्रिया कमज़ोर होगी।
अंबेडकर के लिए तर्क स्वीकार नहीं था। वे अछूतों के अनुभव को हिंदू ढांचे के भीतर सुधार से नहीं, अलग राजनीतिक दावेदारी से समझते थे। पूना पैक्ट इसी तनाव का समझौता बिंदु था। अंबेडकर ने अलग निर्वाचनी क्षेत्र की मांग को छोड़कर संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र में आरक्षित सीटों को स्वीकार किया, जिन पर जीत फिर भी ऊंची जाति के हिंदू मतदाताओं की स्वीकृति पर ही निर्भर थी। बाद में अंबेडकर ने इस समझौते को धोखा कहा। उनकी दृष्टि में कांग्रेस ने दलितों की संख्या बढ़ाकर सीटें तो दिलाईं, पर असली नियंत्रण ऊंची जाति के नेतृत्व के हाथों में ही रहा। स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माण की प्रक्रिया इस औपनिवेशिक विरासत के साथ आगे बढ़ती है। संविधान सभा की संरचना पर किताब विशेष जोर देती है। ये निकाय आबादी के लगभग 1/4 हिस्से का भी प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व नहीं करता था। सदस्य ज़्यादातर अंग्रेजी शिक्षित, उच्च जाति और संपन्न पृष्ठभूमि में थे। उनके लिए जातिगत भेदभाव, भूमि असमानता या फिर श्रमिक शोषण रोज़मर्रा का व्यक्तिगत अनुभव नहीं था, बल्कि बौद्धिक विषय थे। इस कारण सभा की बहसों का मुख्य केंद्र सत्ता संरचना, शासन प्रणाली और राजनीतिक संस्थाओं की रचना रही, जबकि सामाजिक क्रांति और जाति का उन्मूलन जैसे प्रश्न अपेक्षाकृत हाशिए पर चले गए। अछूतता के उन्मूलन पर सर्वसम्मति हुई। अनुच्छेद 17 बना और उसे लागू न करने पर दंड का प्रावधान भी आया। ये नैतिक और विधिक स्तरों पर दोनों पर महत्वपूर्ण था, पर उसी समय ये मूल सवाल पीछे छूट गया कि अनटचेबिलिटी क्या अलग से अस्तित्व रखने वाली प्रथा है या फिर स्वयं जाति की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति है। यदि जाति व्यवस्था को जस का तस रहने दिया जाए तो अनटचेबिलिटी बार बार नए नए रूपों में लौटती रहेगी। संविधान सभा में कुछ सदस्यों ने इस अंतर्विरोध की ओर ध्यान भी दिलाया। प्रतिमा रंजन ठाकुर जैसे प्रतिनिधियों ने कहा कि अछूतता की जड़ जाति के अस्तित्व में है, इसलिए केवल अनटचेबिलिटी पर प्रतिबंध लगाने से काम पूरा नहीं होगा। अंबेडकर खुद 1936 की एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में लिख चुके थे कि जब तक जाति का नाश नहीं होगा, अनटचेबिलिटी की नई शक्लें पैदा होती रहेंगी। फिर भी संविधान सभा में जाति उन्मूलन पर कभी केंद्रीय राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बना। उच्च जाति बहुमत, कांग्रेस की आंतरिक निर्णय प्रक्रिया और ऊपर से नीचे चलने वाला समिति आधारित मॉडल ही सुनिश्चित करता है कि जाति को मुख्यतः प्रशासनिक श्रेणी के रूप में देखा जाए, जिसे आरक्षण और विशेष प्रावधानों के जरिए मैनेज किया जा सकता है। औपनिवेशिक शासन के अधीन जो आरक्षण ढांचा अनुसूचित जातियों के लिए 1935 के अधिनियम और 1943 के सार्वजनिक सेवाओं के रूप में सामने आया, वही स्वतंत्र भारत के संविधान में सामाजिक न्याय के नाम पर लगभग उसी रूप में दोहराया गया। आदिवासियों के लिए, जिन्हें औपनिवेशिक राज्य हिंदू जाति संरचना से बाहर और प्रीमेटिव ट्राइब जैसी भाषा में देखता था, आरक्षण की कोई पूर्व परंपरा नहीं थी। फिर भी स्वतंत्रता के बाद उन्हें अनुसूचित जातियों के रूप में शामिल किया गया। एक और तो इससे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए राजनीति और शैक्षिक प्रतिनिधित्व की राह खुली। दूसरी ओर जाति की विधिक और प्रशासनिक स्तर पर स्थिर और स्थायी पहचान दिया जाना पक्का हो गया। राज्य अनटचेबिलिटी को मिटाने की बात करता है, लेकिन जाति को एक बार और कानून की भाषा में स्थायी रूप से दर्ज कर दिया गया। इसी ढांचे पर बाद के दशकों में ओबीसी आरक्षण और मंडल राजनीति खड़ी होती है। हरित क्रांति, अधूरे भूमि सुधार और शूद्र कृषक समुदाय के आंशिक सशक्तिकरण ने ग्रामीण सत्ता संरचनाओं में बदलाव पैदा किए। 60 और 70 के दशक में इन समुदायों के हाथ में पूंजी, सिंचाई और स्थानीय प्रभुत्व आया। पहली बार ये संभावना दिखी कि सामाजिक रूप से पिछड़े कहे जाने वाले समूह आर्थिक और राजनीतिक रूप से उभर सकते हैं। जनता पार्टी का उभार, इंदिरा गांधी विरोधी लहर, कर्पूरी ठाकुर और चौधरी चरण सिंह जैसे नेतृत्व ने पिछड़ी जातियों को लोकतांत्रिक दावेदारी की नई भाषा दी। 1979 में बना मंडल आयोग इसी प्रक्रिया का संस्थागत रूप था। उसने सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान और सरकारी नौकरियों में उनके हिस्सेदारी का मुद्दा व्यवस्थित रूप से उठाया। मंडल आयोग की खास बात केवल उसकी सिफारिशें नहीं, बल्कि डेटा के बारे में उसका तर्क है। आयोग ने स्पष्ट कहा कि 1931 के बाद से कोई भी समग्र जातिगत गणना नहीं हुई है, जबकि आरक्षण और नीति निर्माण की बहस लगातार जाति पर टिकाई गई। दशकों तक ओबीसी की संख्या, स्थिति और वास्तविकता अनुमान और राजनीतिक सौदेबाजी पर आधारित रही। आयोग ने चेताया कि बिना अपडेट किए हुए जातिगत डेटा के कोई भी आरक्षण नीति साक्ष्य आधारित नहीं कहलाई जा सकती।
यही चेतावनी आगे चलकर सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना 2011 यानी कि SECC और आज की जाति जनगणना की बहस की पृष्ठभूमि बनती है। मंडल आयोग की रिपोर्ट के लागू होते ही भारतीय राजनीति का भूगोल बदल गया। अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय ने पहली बार संख्या बल और अपने सामाजिक अनुभव को प्रतिनिधित्व की भाषा में बदलते देखा। उत्तर भारत की समाजवादी दल, राष्ट्रीय जनता दल जैसी पार्टियां इसी ऊर्जा पर खड़ी हुईं, जिन्होंने उन्हें केवल वोट बैंक नहीं बल्कि संगठित सामाजिक वर्ग के रूप में स्थापित करने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट के 1992 के निर्णय ने अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण को संवैधानिक मान्यता दी, पर कुल आरक्षण पर 50% की कैपिंग भी लगाई। ये सीमा स्वयं संविधान में नहीं लिखी थी बल्कि पूर्व फैसलों से निकल कर आई थी। यहीं से जाति जनगणना और संख्या आधारित न्याय की मांग को नया बल मिलता है। यदि रिप्रेजेंटेशन को न्यायपूर्ण बनाना है तो पहले ये जानना ज़रूरी है कि विभिन्न जाति समुदायों की वास्तविक आबादी कितनी है। अब मामला केवल प्रतिनिधित्व या आरक्षण तक सीमित नहीं रहता, बल्कि डेटा राजनीति के रूप में भी सामने आता है। 1931 के बाद से और फिर 1911 की सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना तक जाति पर समग्र राष्ट्रीय डेटा का अभाव बना रहा। इस सर्वेक्षण ने पहली बार सामाजिक आर्थिक संकेतकों के साथ जाति की जानकारी इकट्ठा की। ग्रामीण, गरीबी, शिक्षा, आवास, रोजगार और सुविधाओं के बीच जाति आधारित पैटर्न सामने आए। आंकड़े बताते हैं कि आधे से अधिक ग्रामीण घर किसी न किसी डेप्रिवेशन इंडेक्स पर पिछड़े हैं और अधिकांश की आय बहुत कम है। लेकिन इस सर्वेक्षण का जातिवार OBC वर्ग डेटा कभी सार्वजनिक नहीं किया गया, जबकि रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त ने संसद में कहा था कि जाति और धर्म पर लगभग पूरा डेटा भरोसेमंद है। डेटा खराब होने का तर्क इस स्वीकारोक्ति के सामने कमज़ोर पड़ जाता है। बचता है राजनीतिक डर कि यदि पिछड़ा वर्ग की वास्तविक संख्या और स्थिति सामने आ गई तो समानुपातिक आरक्षण, सब कैटेगराइजेशन और नई दावेदारियों की मांग तेज़ी से बढ़ेगी, जो सत्तारूढ़ गठबंधन की ऊंची जाति घटक को अस्थिर कर सकती है। इस किताब के विश्लेषण में 2014 के बाद केंद्र की डेटा नीति इसी डर और नियंत्रण के बीच चलती दिखाई देती है। बेरोजगारी, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जैसी सर्वेक्षणों को रोकना या विलंबित करना और विशेष रूप से SECC के जाति आंकड़ों को दबा कर रखना केवल तकनीकी प्रबंधन नहीं है। ये एक ऐसी शासन दृष्टि को दिखाता है जिसमें डेटा पारदर्शिता का माध्यम नहीं, नैरेटिव के निर्माण और सत्ता संरक्षण का औजार बन जाता है। 2021 की जनगणना समय पर न होना, जबकि चुनाव, कुंभ और अन्य बड़े आयोजन चलते रहे, इसी प्रवृत्ति का हिस्सा है। इतिहास में पहली बार दशकीय जनगणना इतनी देर तक टाली जाती है और इसे लेकर व्यापक सार्वजनिक आक्रोश भी नहीं दिखता। लेखक इसे डेटा फोबिया और लोकतांत्रिक जवाबदेही के शरण का संकेत मानते हैं। केंद्र की हिचकिचाहट के बीच कई राज्यों, विशेषकर बिहार और कर्नाटक ने अपने अपने जाति सर्वेक्षण शुरू किए। बिहार के सर्वेक्षण ने दिखा दिया कि अन्य पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग मिलाकर आबादी का लगभग 2/3 हिस्सा है, जबकि सामान्य और ऊंची जातियां अल्पसंख्यक होते हुए भी राज्य मशीनरी और नौकरियों में अनुपात से कहीं ज़्यादा उपस्थित हैं। इससे राज्य सरकार ने आरक्षण को बढ़ाने की कोशिश की, जिसे बाद में न्यायपालिका ने रद्द कर दिया, पर राजनीतिक बहस की दिशा बदल गई। कर्नाटक में लिंगायत और बोकालिगा जैसे प्रभुत्वशाली जातियों की अनुमानित और वास्तविक आबादी के बीच फर्क उजागर हुआ, जिस कारण आंकड़े वर्षों तक दबे रहे। जब आंशिक जानकारी सामने आई तो स्पष्ट हुआ कि बहुसंख्यक होने की राजनीतिक कहानी हमेशा जनगणना के आंकड़ों से मेल नहीं खाती। ये किताब यहाँ एक और परत जोड़ती है। इसके लिए जातीय सर्वेक्षण केवल कल्याण योजनाओं का तकनीकी साधन नहीं, बल्कि सत्ता समीकरणों को पुनर्गठित करने की विज्ञान बन चुकी है। OBC श्रेणी के भीतर असमानताएं, संसाधन संपन्न जातियों और लगभग अदृश्य समुदायों के बीच अंतर इन सर्वेक्षणों से पहले से ज़्यादा साफ दिखने लगा है। इन सर्वेक्षणों के परिणाम स्वरूप एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास यानी कि EBC और मोस्ट एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास यानी कि MEBC जैसी नई श्रेणियां उभरती हैं।
सब कैटेगराइजेशन को अक्सर सुधार नीतियों की भाषा में पेश किया जाता है, लेकिन लेखक के लिए ये सीमित संसाधनों के पुनर्वितरण की राजनीति है। इसी परिप्रेक्ष्य में ये किताब राजनीतिक दलों की अलग अलग रणनीतियों को पढ़ती है। कांग्रेस ने लंबे समय तक जाति जनगणना से दूरी बनाए रखी, नेहरू और पटेल की उसी परंपरा को दोहराते हुए जिसमें जाति को सार्वजनिक नीति का आधार बनाना सामाजिक एकता के लिए खतरा माना जाता था। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस ने आरक्षण को स्वीकार तो किया, पर उसे कभी व्यापक रूपांतरण कार्यक्रम का केंद्रीय स्तंभ नहीं बनाया। मंडल के बाद जब क्षेत्रीय दलों ने जाति जनगणना को सामाजिक न्याय के लिए आवश्यक शर्त के रूप में उठाया, तब भी कांग्रेस झिझकती रही। केवल तब जब उसका सामाजिक आधार कमज़ोर पड़ा और अन्य पिछड़ा वर्ग तथा दलित वोट धीरे धीरे विपक्षी और क्षेत्रीय दलों की ओर खिसकने लगे, कांग्रेस ने जाति जनगणना की मांग को चुनावी भाषा में शामिल करना शुरू किया। वर्तमान सत्तारूढ़ पार्टी की स्थिति और भी उलझी हुई है। एक ओर वह जाति जनगणना को विभाजनकारी कहकर खारिज करती रही, दूसरी ओर वही पार्टी राज्य स्तर के सर्वेक्षणों को अपने पक्ष में मोड़ने की संभावनाएं भी तलाशती रही। सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना के जाति डेटा को दबाकर और केवल सामाजिक आर्थिक आंकड़े जारी करके उसने संकेत दिया कि डेटा का चयनात्मक उपयोग कैसे होगा। जो जानकारी कल्याणकारी लक्षित योजनाओं के लिए उपयोगी है उसे अपनाया जाएगा, जो असमानता और प्रतिनिधित्व की समस्या को बहुत ही तीखे रूप से सामने ला सकती है उसे तकनीकी कठिनाइयों के नाम पर रोका जाएगा। बाद के वर्षों में जब सत्तारूढ़ पार्टी ने सीमित रूप से खुद जाति गणना के पक्ष में बयान देने शुरू किए, तो ये भी उसी रणनीति का हिस्सा था जिसमें विरोधी पक्ष के मुद्दे को अपने भीतर समाहित करके नियंत्रित करने की कोशिश की जाती है। लेखक के लिए यहाँ असली सवाल ये नहीं कि कौन पार्टी जाति की जनगणना के पक्ष में है और कौन विरोध में, बल्कि ये कि पूरी बहस जाति को किस रूप में समझती है। यदि जाति को केवल आरक्षण स्लॉट बांटने की तकनीकी श्रेणी मान लिया जाए, तो जाति जनगणना का लक्ष्य केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को और ओबीसी वर्ग के भीतर संसाधन वितरण की नई रेखाएं खींचना रह जाएगा। इस सोच में ऊंची जातियों के भीतर के अंतर, वर्गीय विषमताएं, क्षेत्रीय पिछड़ापन, लिंग और विकलांगता जैसे आयाम पीछे चले जाते हैं। जाति जनगणना तब ऐसी प्रक्रिया बन जाती है जो बचे कुचे लाभों के लिए भी निचले वर्गों के बीच प्रतियोगिता को तेज करती है, पर असमानता की गहरी संरचनाएं जैसे भूमि स्वामित्व, संपत्ति, उच्च शिक्षा और सत्ता तक पहुंच को व्यवस्थित रूप से नहीं छूती। राजनीतिक भाषा में चमकदार दिखने वाला सामाजिक न्याय व्यवहार में अक्सर तकनीकी प्रबंधन में बदल जाता है। संविधान, न्यायालय और नीति निर्माण इसे इस तरह गढ़ते हैं कि असमानता की बुनियादी संरचना को चुनौती देने के बजाय उसके सबसे तीखे परिणाम को थोड़ा संतुलित कर दे। आरक्षण, सब्सिडी और लक्षित कल्याण योजनाएं इसी तकनीकीकरण के उदाहरण हैं। घोषित रूप से इसका उद्देश्य वंचित समुदाय को अवसर देना है, लेकिन नीति की बनावट ऐसी होती है कि वर्ग, जाति और लिंग की गहराई से जमी विषमताएं प्रशासनिक श्रेणियों में बांधकर स्थिर कर दी जाती हैं, उन्हें मूल रूप से बदलने की कोशिश नहीं होती। यहाँ किताब मिशेल फूको की गवर्नमेंटलिटी की अवधारणा से संवाद करती है। राज्य ज्ञान, सर्वे, वर्गीकरण और कल्याण नौकरशाही के माध्यम से आबादी को इस तरह संचालित करती है कि असमानता नियंत्रित, वर्गीकृत और अनुमान योग्य तो रहे, पर कहीं विस्फोटक न बन जाए। सामाजिक न्याय किसी उग्र परिवर्तनकारी राजनीति की भाषा नहीं, बल्कि राजकीय स्थिरता का उपकरण बन जाती है। राहत इस तरह दी जाती है कि असंतोष विद्रोह में न बदले, पर वही राहत उन समूहों को इस स्थिति में नहीं लाती कि वो खेल के नियमों पर ही सवाल उठा सके। आरक्षण यहाँ सबसे केंद्रीय उदाहरण है। संविधान निर्माताओं ने इसे मूलतः अस्थायी सुधारात्मक उपाय के रूप में सोचा था, जो ऐतिहासिक पिछड़ेपन की भरपाई करते हुए एक समय के बाद स्वयं अनावश्यक हो जाएगा। व्यवहार में ये उपाय दो स्तरों पर बदल गया। एक, इसे व्यापक रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन नीतियों से काटकर अलग कर दिया गया। सार्वभौमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, रोजगार सुरक्षा जैसे कार्यक्रम पर्याप्त ताकत से आगे नहीं बढ़ाए गए। जातिगत दमन से पैदा हुए ऐतिहासिक नुकसान को ऐसे प्रस्तुत किया गया मानो अब केवल आरक्षण के माध्यम से शुरुआती लाइन पर थोड़ी अतिरिक्त सहायता देने से ये सब बराबर हो जाएगा।
दूसरे की आरक्षण को एक स्थायी राजनीतिक पूंजी के रूप में उपयोग किया गया जो वोट जुटाने और गठजोड़ बनाने में सहायक है। इसलिए इसे सचमुच समाप्त करने योग्य अस्थायी उपाय के रूप में कभी नहीं देखा गया। स्वतंत्र भारत की विकास रणनीति ने इस सीमितता को और गहरा कर दिया। भारी उद्योग, इस्पात, ऊर्जा और बड़े बुनियादी ढांचे पर संसाधन केंद्रित रहे, जबकि प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण स्वास्थ्य, कृषि विस्तार और शहरी सार्वजनिक सुविधाएं पीछे रह गईं। सबसे नीचे खड़े समुदाय, जिसके नाम पर न्याय की बात की गई, उसी बुनियादी क्षमता निर्माण में वंचित रह गए जो किसी भी प्रत्याशी को अवसर का उपयोग करने के योग्य बनाती है। किताब यहाँ औपनिवेशिक डिवाइड एंड रूल और स्वतंत्र भारत के प्रबंधन की तर्क रेखा में समानता दिखाती है। दोनों में ही सत्ता के लिए राजनीतिक स्थिरता और शासक गठबंधन की रक्षा महत्वपूर्ण रही, जबकि संरचनात्मक पुनर्वितरण से लगातार परहेज किया गया। आरक्षण का वास्तविक प्रभाव इसी वजह से बहुत असमान है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के समूह के भीतर में एक उल्लेखनीय मध्यम वर्ग उभरा है। सरकारी नौकरियां, उच्च शिक्षा और राजनीति में उनकी उपस्थिति बढ़ रही है, पर ये एक पतली सी परत है। इसके नीचे व्यापक समुदाय आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि और सम्मान से वंचित है। नीति की वैधता सफल कहानियों के जरिए गढ़ी जाती है, जबकि बहुसंख्यक दलित और आदिवासी आबादी की निरंतर उपेक्षा को ये कहानियाँ ढक देती हैं। ये सीमितता क्षेत्रीय और संस्थागत दोनों स्तरों पर दिखती है। आरक्षण मुख्यतः सरकारी नौकरियों और सार्वजनिक उच्च शिक्षण संस्थानों तक सीमित है, जबकि निजी क्षेत्र और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था पर इसका कोई सीधा असर नहीं है, जबकि रोजगार का बड़ा हिस्सा इन्हीं में है। स्वयं सार्वजनिक क्षेत्र में भी आरक्षित कोटे अक्सर खाली रह जाते हैं और नो सूटेबल कैंडिडेट्स वर फाउंड जैसा तर्क देकर उन्हें सामान्य श्रेणी में बदल दिया जाता है। प्रतिष्ठित संस्थानों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संकाय की उपस्थिति आज भी अत्यंत कम है। निजी विश्वविद्यालय, कॉरपोरेट कंपनियों और बहुत से सेवा क्षेत्र आरक्षण से पूरी तरह बाहर हैं, जिसमें अपॉर्चुनिटी स्ट्रक्चर में दो तरह के रास्ते बनते हैं। एक, जहां कानूनी अधिकार होने के बावजूद संस्थागत प्रतिनिधित्व सीमित है। दूसरा, जहां ऊंचे वेतन और प्रतिष्ठा वाले अफसर केंद्रित हैं और जिनमें मुख्य रूप से उच्च जाति, शहरी मध्यम वर्ग और क्रीमी लेयर हावी हैं। नियोलिबरल सुधारों ने इस दोहरेपन को और गहरा किया। निजीकरण, ठेका प्रणाली, आउटसोर्सिंग, गिग इकोनॉमी और मेरिट बेस्ड अनुबंधों ने स्थायी और नियम आधारित नौकरियों को कम किया और उन्हीं क्षेत्रों का विस्तार किया जहां आरक्षण की कोई औपचारिक पहुंच नहीं। शिक्षा खुद बाजारू उत्पाद में बदल गई है। निजी महंगे कॉलेज, कोचिंग उद्योग और प्रोफेशनल डिग्रियां जाति, वर्ग और क्षेत्रीय असमानता को और तेज कर रही हैं। मेरिटोक्रेसी की भाषा के साथ मिलकर एक ऐसा नैतिक ढांचा तैयार होता है जिसमें आरक्षण को अनुचित लाभ बताया जाता है और बाजार आधारित सफलता को शुद्ध योग्यता का प्रमाण, जबकि शुरुआती स्थितियों की विषमता अदृश्य कर दी जाती है। इसी संदर्भ में किताब क्रीमी लेयर बहस को भी सीमित तकनीकी उपाय मानती है। ओबीसी आरक्षण के भीतर अपेक्षाकृत सशक्त समूहों पर लाभ सीमित करने की कोशिश नैतिक रूप से आकर्षक लग सकती है, लेकिन ये कल्पना कि केवल सब कैटेगराइजेशन से न्यायपूर्ण वितरण हो जाएगा स्वयं सरलीकरण है। जातियों के भीतर क्षेत्रीय, उपजातीय, वर्गीय और लिंग आधारित अंतर इतने जटिल हैं कि महज आय सीमा या कुछ प्रशासनिक मानक उन्हें सही तरह से नहीं पकड़ पाते। ऊपर से ये राजनीति जाति समूह के भीतर विभाजन को और ज़्यादा बढ़ा देती है, जो शासन के लिए सुविधाजनक पर किसी व्यापक मुक्ति योजना के लिए बाधक है। इसी बैकग्राउंड में किताब आरक्षण को एक नए तरीके से डिज़ाइन करने की कल्पना करती है, जहां केंद्र में केवल जाति समूह नहीं बल्कि परिवार की इकाई हो। विचार यह है कि आरक्षण का वास्तविक लाभ व्यक्तियों और उनके निकट परिवारों को मिलता है, पूरी जाति को समान रूप से नहीं। यदि एक ही परिवार से बार बार लोग आरक्षण का लाभ लेकर ऊंचे पदों तक पहुंच रहे हैं, तो उसी परिवार के अगले उम्मीदवारों की प्राथमिकता कुछ कम होनी चाहिए, ताकि ऐसे परिवारों को मौका मिले जिन्हें पहले कभी पहुंच नहीं मिली थी। इसी से रिजर्वेशन यूटिलाइजेशन स्कोर और डैम्पलिंग फैक्टर जैसी अवधारणाएं आती हैं, जिसका उद्देश्य ये दर्ज करना है कि किसी परिवार ने अब तक कितना लाभ लिया है और उसके आधार पर भविष्य की पात्रता को क्रमशः
समायोजित करना। ये मॉडल जाति के भीतर सब कैटेगराइजेशन के बदले परिवार के भीतर वितरण पर ध्यान देता है। और इसी के समांतर ये किताब संस्थागत ढांचे के बदलाव की बात भी करती है, जिसमें आरक्षण और सामाजिक न्याय को नौकरशाही के विवेक से हटाकर समुदाय आधारित जवाबदेही के अधीन लाया जाए। जाति प्रमाण पत्र से लेकर सूची में शामिल होने और क्रीमी लेयर निर्धारण तक पूरा प्रशासनिक तंत्र अस्पष्टता, देरी और मनमानी से भरा है, जो स्वयं दलितों, आदिवासियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए उत्पीड़न अनुभव बन जाता है। इस परिस्थिति में किताब इंडिपेंडेंट इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन, समुदाय आधारित निगरानी समितियों और स्थानीय सामाजिक न्याय परिषदों की कल्पना करती है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और कल्याण योजना में प्रतिनिधित्व, संसाधन वितरण और शिकायत निवारण की निगरानी कर सके। ब्राज़ील के पार्टिसिपेटरी बजटिंग और दक्षिण अफ्रीका के ट्रुथ रिकंसिलिएशन जैसे प्रयोगों का उल्लेख करके ये किताब दिखाती है, जब पीड़ित समुदाय निर्णय प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से खुद शामिल होते हैं तो केवल संसाधन मानचित्र ही नहीं बदलता, बल्कि उनकी राजनीतिक एजेंसी भी मजबूत होती है। निजी क्षेत्र में अफर्मेटिव एक्शन की चर्चा को भी ये किताब एक अलग कोण से देखती है। दरअसल निजी पूंजी भूमि, बुनियादी ढांचे, कर छूट, सार्वजनिक निवेश और सस्ती श्रम शक्ति पर टिकी होती है, इसलिए उसे पूरी तरह निजी मानकर सार्वजनिक दायित्व से मुक्त करना एक वैचारिक भूल है। इस किताब का सुझाव है कि कठोर कोटा प्रणाली निजी क्षेत्र की प्रकृति के लिए उपयुक्त ना भी हो, तब भी डाइवर्सिटी और इंक्लूजन के लक्ष्य, वर्कफोर्स और सप्लाई चेन में जाति और लिंग आधारित डेटा की अनिवार्य रिपोर्टिंग, टैक्स और सरकारी खरीद में प्रोत्साहन जैसे उपाय किए जा सकते हैं। अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका के अनुभव दिखाते हैं कि रिप्रेजेंटेशन आधारित उपाय अगर व्यापक पुनर्वितरण के कार्यक्रमों से नहीं जुड़ते तो लाभ अक्सर एक छोटे अभिजात वर्ग तक सिमट जाता है, लेकिन इनसे ये संकेत भी मिलता है कि प्रतिनिधित्व को पूरी तरह खारिज करने के बजाय उसे सार्वभौमिक प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के साथ जोड़कर सोचना ज़्यादा फलदायी है। यहीं से किताब अपने सबसे केंद्रीय तर्क पर लौटती है। जब तक शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आवास, सुरक्षा, स्वस्थता और सुरक्षित सम्मानजनक रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाएं उच्च गुणवत्ता के साथ सचमुच सार्वभौमिक नहीं होंगी, तब तक केवल लक्षित उपाय जैसे आरक्षण असमानता के तेज किनारों को थोड़ी देर के लिए गोल कर सकते हैं, लेकिन उन्हें काट नहीं सकते। इस स्थिति में जाति आधारित नीतियां, जिन्हें आरंभ में जाति के उन्मूलन की दिशा में कदम बताया गया था, व्यवहार में जाति को स्थायी प्रबंधकीय श्रेणी बनाती हैं। जाति जनगणना इस तस्वीर में एक और परत जोड़ती है। दरअसल ये गिनती की प्रक्रिया तटस्थ नहीं होती, वो जिन श्रेणियों को मापती है उन्हें पुनः निर्मित भी करती है। औपनिवेशिक जनगणनाओं ने यही किया था। उन्होंने स्थानीय, लचीले और ओवरलैपिंग जाति रूपों को काटकर स्थिर, संहिताबद्ध और सर्वभारतीय श्रेणियों में बदल दिया था। 2011 की सार्वजनिक, आर्थिक और जाति जनगणना ने जो लाखों जातियों, उपजातियों और उपनामों की सूचना सामने आई, उसने राज्य के सामने ये कठिनाई रख दी कि या तो उसे इस विविधता को हिंसक तरीके से कुछ सीमित श्रेणियों में समेटना होगा या फिर परिणाम को दबा कर रखना होगा, क्योंकि वो राजनीतिक रूप से विस्फोटक हो सकती है। इसलिए लेखक आनंद तेलतुंबड़े के लिए जाति जनगणना का द्वंद्व केवल डेटा चाहिए या नहीं चाहिए का प्रश्न नहीं है। असली सवाल ये है कि डेटा किस भाषा में, किस राजनीतिक परियोजना के भीतर और किस तरह की न्याय कल्पना के साथ उपयोग होगा। बिना संख्या आधारित सच के कोई भी सामाजिक न्याय ढांचा टिकाऊ नहीं हो सकता, लेकिन वहीं संख्या यदि केवल कोटा समायोजन, सब कैटेगराइजेशन और वोट बैंक इंजीनियरिंग का औजार बन जाए तो वो जाति के उन्मूलन की बजाय उसके प्रशासनिक और चुनावी सुदृढ़ीकरण का माध्यम बन जाती है। भारतीय राज्य ने औपनिवेशिक शासन से केवल संस्थाएं और कानून ही नहीं, बल्कि निगरानी और वर्गीकरण की वैचारिक रूपरेखा भी विरासत मिली। जाति को जो कभी संविधान की भाषा में उन्मूलन के लक्ष्य के रूप में चिन्हित किया गया था, वही आज सामाजिक न्याय के रूप में एक स्थायी शासन तकनीक के रूप में बदल चुकी है। जिन समुदायों के लिए नीतियां बनाई गई थीं, वे आंशिक रूप से इससे लाभान्वित हुए हैं, लेकिन उसी प्रक्रिया में ये भी मानने लगे हैं कि जाति पहचान का संरक्षण और उसका सांख्यिकी प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण ही उनके हित में है। इस स्थिति में जाति का नाश एक नैतिक नारा तो रह जाता है, पर व्यावहारिक राजनीति में लगभग असंभव लक्ष्य जैसा दिखता है।
इसी विडंबना को सामने रखते हुए लेखक ये संकेत करते हैं कि यदि जाति जनगणना होती भी है तो उसका उद्देश्य केवल आरक्षण का नया हिसाब किताब नहीं होना चाहिए, और यदि आरक्षण बना रहता है तो उसे व्यापक सार्वभौमिक सुविधाओं के ढांचे में पुनर्स्थापित किए बिना केवल तकनीकी सुधारों से कोई वास्तविक मुक्ति नहीं मिलेगी। असली प्रश्न ये है कि क्या कोई ऐसी राजनीति संभव है जो जाति आधारित असमानता को स्पष्ट रूप से पहचानते हुए भी समाधान को केवल जाति आधारित प्रबंधकीय मॉडल में ना कैद करे, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि, काम और सम्मान के सार्वभौमिक अधिकारों के जरिए न्याय की नई परिकल्पना कर सके। किताब अंत में ये सवाल पाठक के सामने छोड़ती है, चेतावनी के साथ कि यदि जाति को केवल गिनती, कोटा और सर्वे के जरिए संभालने की कोशिश की जा रही है तो वही व्यवस्था जिसे ख़त्म करने की बात की जाती है और भी जटिल और टिकाऊ रूप में बार बार लौटती रहेगी।